नमस्कार भाई, आप सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पे होंगे, सेफ होंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा था टीचिंग मेथड। और टीचिंग मेथड की क्लास में, पिछली क्लास जो हमने की थी उसमें हमने आपका CLT तक कंप्लीट कर लिया था। आज जो हमारी कहानी स्टार्ट होगी वो CLT से आगे स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है? चलिए अपनी कहानी को आगे स्टार्ट करते हैं CLT से आगे। देखिए, अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं एवेल्युएशन। क्या पढ़ने वाले हैं बताइए? एवेल्युएशन। एवेल्युएशन का मतलब आप सभी जानते होंगे। एवेल्युएशन को हिंदी में कहा जाता है मूल्यांकन। एवेल्युएशन को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? मूल्यांकन। इसकी जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो होती है CCE, और CCE की फुल फॉर्म होती है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन, जिसको हिंदी में कहा जाता है सतत और व्यापक मूल्यांकन। सतत और व्यापक मूल्यांकन, ये इसका हिंदी नाम होता है। अगर हम किताबी दुनिया से थोड़ा सा बाहर निकल जाएं और रियल लाइफ में आएँ तो आपको ये पता चलेगा कि बिना एवेल्युएशन के ये ज़िंदगी संभव ही नहीं है। इंसान जब से जन्म लेता है और जब तक उसकी मौत होती है, उसकी पूरी ज़िंदगी एवेल्युएशन में ही जाती है, मूल्यांकन में ही जाती है। पूरी ज़िंदगी मूल्यांकन करता है इंसान। अगर हमें किसी भी चीज़ के अच्छे या बुरी का डिसीजन निकालना है ना, कि कौन सी चीज़ हमारे लिए अच्छी है और कौन सी चीज़ हमारे लिए बुरी है, तो वो केवल एक ही चीज़ से संभव है, और वो है आपका एवेल्युएशन, वो है आपका मूल्यांकन। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं किसी मॉल में जाता हूँ और मुझे कोई शर्ट खरीदनी है, मैंने जाकर के बोला कि मुझे शर्ट लेनी है, उसने मुझे एक शर्ट दिखा दी। अब वो बताइए शर्ट अच्छी है या बुरी है? तो सर वो शर्ट कैसी भी नहीं है, ना वो अच्छी है ना बुरी है, क्योंकि एक ही तो है। अब मैं इसमें कैसे डिसाइड करूँगा कि ये अच्छी है बुरी है? अच्छी या बुरी अगर मुझे डिसाइड करनी है ना, तो इसके लिए कम से कम मेरे पास में एक नहीं बल्कि 2 या 3 या 4 शर्ट होनी चाहिए। तब मैं बताऊंगा आपको कि इनमें से कौन सी शर्ट अच्छी है और कौन सी शर्ट बुरी है। आप एक बात बताइए, जब आप मेरे पास इंग्लिश पढ़ने आए हो, इससे पहले भी आप 2-4 टीचरों के पास में इंग्लिश पढ़ी होगी। उसके बाद में आपने देखा होगा कि यार ये टीचर ऐसा पढ़ाते हैं, ये टीचर ऐसा पढ़ाते हैं, ये टीचर अच्छा पढ़ाते हैं और ये टीचर बुरा पढ़ाते हैं। तो इवैल्यूएशन, मूल्यांकन किया ही तब जाता है जब कोई चीज़ एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा हो। अगर एक ही चीज़ है तो उसमें मूल्यांकन क्या करोगे आप? उसमें अच्छा या बुरा कैसे बताओगे आप? तो हमारी पूरी ज़िंदगी इंसान की, आपको पता है, किसी भी फील्ड में चले जाओ, केवल फॉर्म बदलती हैं, रूप बदलते हैं, एवेल्यूएशन हमेशा चलता रहता है। अगर मुझे कोई मकान खरीदना है तो मैं एक मकान नहीं देखूंगा, 2-3 मकान देखूंगा। अगर मुझे कोई जगह खरीदनी है तो मैं एक जगह नहीं देखूंगा, 2-3 जगह देखूंगा। अगर मुझे किसी कोचिंग में एडमिशन लेना है तो मैं एक कोचिंग नहीं देखूंगा, 2-3 कोचिंग देखूंगा। अगर मुझे कोई सब्जेक्ट पढ़नी है तो मैं एक टीचर से नहीं पढ़ूंगा, 2-3 टीचरों से पढ़ूंगा। उसके बाद मैं एवेल्यूएट करूंगा कौन सा अच्छा है मेरे लिए, कंपैरिजन करूंगा दोनों चीज़ों में। अगर हमारे घर वाले अगर कोई लड़की देखने जा रहे हैं ना, तो भी एक लड़की नहीं देखेंगे, एक ही लड़की देखी वो डिसाइड कर दी, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, 2-3 लड़की देखेंगे, इसकी हाइट ऐसी है, ये गोरी है, ये काली है, तब जाके कंफर्म करेंगे कि हाँ ये अच्छी है। तो इसीलिए जीवन के किसी भी फील्ड में चले जाओ, बिना एवेल्युएशन के तो जीवन संभव ही नहीं है। इंसान जी ही नहीं सकता बिना एवेल्युएशन के। तो अगर हम देखें, इन एवरी पार्ट ऑफ लाइफ, जीवन के हर हिस्से में एवेल्युएशन टेक्स प्लेस। एवेल्युएशन अपनी जगह रखता है इन वन फॉर्म टू अनदर, या तो किसी एक फॉर्म में या फिर किसी दूसरी फॉर्म में। एवेल्युएशन के फॉर्म बदलते रहते हैं, एवेल्युएशन का रूप बदलता रहता है, लेकिन जीवन के हर हिस्से में एवेल्युएशन अपनी जगह रखता है। इट इज ओनली थ्रू एवेल्युएशन, ये केवल मूल्यांकन के माध्यम से ही संभव हो सकता है, दैट वी कैन डिफरेंस बिटवीन गुड एंड बैड। इट इज ओनली थ्रू एवेल्युएशन, ये केवल मूल्यांकन के माध्यम से ही संभव है, दैट वी कैन डिफरेंस, कि हम अंतर कर पाते हैं बिटवीन गुड एंड बैड, अच्छे और बुरे के बीच में। हमारे लिए अच्छा क्या है और हमारे लिए बुरा क्या है, इसका अंतर केवल और केवल हम कब कर सकते हैं बताइए? एवेल्युएशन के माध्यम से। जब हम किसी चीज़ का मूल्यांकन करेंगे तब हमें पता चलता है कि हमारी ज़िंदगी में सही क्या है और हमारी ज़िंदगी में बुरा क्या है।
अब अगर मैं देखूं तो हमारी किताबी दुनिया में एवेल्युएशन की क्या डेफिनेशन है वो हम देख लेते हैं। एवेल्युएशन इज अ प्रोसेस, एवेल्युएशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है ऑफ गैदरिंग एविडेंस, जिसमें सबूत इकट्ठा किए जाते हैं ऑन द चेंज ऑफ अ बिहेवियर, किसी भी व्यवहार में परिवर्तन के, ऑफ द स्टूडेंट्स के। एवेल्युएशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें स्टूडेंट्स के व्यवहार में कितना चेंज हुआ है, इसके लिए जो सबूत इकट्ठा किए जाते हैं उसको हम बोलते हैं मूल्यांकन। जैसे एक बात बताइए, आप मेरे पास में आए थे, मैंने आपको टेंस पढ़ाया, आप मेरे पास में टेंस पढ़ने कब आए थे? अब तब आए थे जब आपको टेंस नहीं आता था, तभी आप मेरे पास पढ़ने के लिए आए। ठीक है, मैंने आपको टेंस पढ़ाया। ठीक है, अब टेंस पढ़ाने के बाद में फिर मैं आपका मूल्यांकन करूंगा, मैं आपका टेस्ट लूंगा और इस टेस्ट के माध्यम से मैं ऐसे सबूत इकट्ठा करूंगा कि मुझे ये पता चल जाएगा कि आपके व्यवहार में जो टेंस के लिए चेंजेस हैं वो कितने आए हैं, आपको कितना टेंस आया है, कितना टेंस नहीं आया। इसके जो सबूत इकट्ठा करूंगा टेंस के माध्यम से, टेस्ट के माध्यम से, वही चीज़ अपने आप में क्या कहलाएगी बताइए? एवेल्युएशन। वही चीज़ एवेल्युएशन है। तो एवेल्युएशन कुछ और नहीं बल्कि एक ऐसी प्रोसेस होती है, एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हम किसी भी बच्चे के व्यवहार में कितना चेंज आया है, कितना चेंजमेंट हुआ है, इसके लिए जो सबूत इकट्ठा करते हैं उसे एवेल्युएशन कहते हैं। जैसे अभी आप रीट की तैयारी करने के लिए मेरे पास में आए हो। ठीक है, जब आप रीट की तैयारी करने के लिए मेरे पास में आए हो तो हुआ क्या कि आपको टीचिंग मेथड नहीं आते। ठीक है, अब आप मेरे पास पढ़ने के लिए आए, मैंने आपको पढ़ाया। जब मैंने आपको पढ़ाया तो जब मैंने आपको टीचिंग मेथड पढ़ा दिया तो टीचिंग मेथड पढ़ाने के बाद में फिर मैं आपका एक टेस्ट लूँगा, आपका एवेल्युएशन करूँगा और उस एवेल्युएशन के माध्यम से मैं ये पता लगाऊंगा कि आपको कितना टीचिंग मेथड आ गया है, मतलब आपका जो टीचिंग मेथड को लेकर के आपका जो बिहेवियर है ना उसमें कितना परिवर्तन हुआ है। पहले तो आपको बिल्कुल नहीं आता था टीचिंग मेथड, अब आप मेरे से कितना सीखे और कितना नहीं सीखे, इसके लिए जो सबूत इकट्ठा करूंगा वही चीज़ अपने आप में क्या कहलाती है? एवेल्युएशन। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, लर्निंग क्या होती है? लर्निंग किसे कहते हैं? लर्निंग इज द मोडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर। लर्निंग जो होती है ना वो हमारे व्यवहार की एक मॉडिफिकेशन होती है थ्रू एक्सपीरियंस एंड टीचिंग, चाहे वो अनुभव के आधार पे हो चाहे वो टीचिंग के आधार पे हो। लर्निंग क्या है? लर्निंग कुछ और नहीं बल्कि हमारा जो व्यवहार है उसमें कितना मॉडिफिकेशन हुआ है, चाहे वो टीचिंग के माध्यम से हुआ हो और चाहे वो आपका एक्सपीरियंस के माध्यम से हुआ हो, ये अपने आप में क्या कहलाता है? लर्निंग। सर जैसे मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं। आपने देखा होगा एक छोटा सा बच्चा होता है, आपका बेड है, आपके बेड के ऊपर आपने देखा होगा एक स्विच लगा होता है इलेक्ट्रिक का। ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी का एक स्विच लगा हुआ है। अब आप कभी भी 4-5 साल के 3 साल के छोटे से बच्चे को देखना, वो जैसे ही बेड पे खड़ा होगा ना उसका हाथ तुरंत उस स्विच की तरफ जाएगा। आपने गौर किया होगा इस बात का। जैसे ही उसका हाथ स्विच की तरफ जाता है ना, अब आप उस बच्चे से कितना भी मना कर लो वो नहीं मानेगा। ठीक है, अच्छा एक दिन ऐसा हो जाए कि जैसे ही उसने तुम्हें पता है अपना हाथ स्विच पे रखा और उसके हाथ में ना धीरे से करंट आ गया, वो बच्चा तुरंत वहां से भाग जाएगा और दोबारा कभी उस स्विच की तरफ जाएगा भी नहीं। इसका मतलब उस बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन तो हुआ, पहले वो जाके वहीं स्विच पे खड़ा हो रहा था, अब वो स्विच की तरफ जा भी नहीं रहा है, तो उसके व्यवहार में परिवर्तन तो हुआ, मॉडिफिकेशन तो हुआ उसके व्यवहार में। लेकिन वो जो व्यवहार में मॉडिफिकेशन हुआ है वो टीचिंग से हुआ है, एक्सपीरियंस से? सर खुद के एक्सपीरियंस से हुआ है। यही चीज़ अपने आप में लर्निंग कहलाती है। यही चीज़ क्या कहलाती है? लर्निंग। आप मेरे पास पढ़ने के लिए आए, कोई भी एक टॉपिक आपको पहले नहीं आता है, मेरे पास पढ़ने के लिए आए, मैंने आपको पढ़ाया, पढ़ने के बाद में आपका उस टॉपिक को लेकर के व्यवहार बदल गया। जो व्यवहार आपका बदला है वो काय के माध्यम से बदला है? टीचिंग के माध्यम से। यही चीज़ अपने आप में लर्निंग होती है। यही चीज़ अपने आप में क्या होती है बताइए? लर्निंग। गॉट इट? क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलो, देयर आर मैनी रीजन्स, ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं फॉर वॉट वी हैव टू एवेल्युएट, जिसके लिए हमें एवेल्युएशन करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनके लिए हमें बच्चों का एवेल्युएशन करना पड़ता है। एवेल्युएशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। एवेल्युएशन एक लगातार सतत चलने रहने वाली प्रोसेस होती है। एवेल्युएशन जीवन भर इंसान के साथ में चलता रहता है, एवेल्युएशन कभी रुकता नहीं है, एवेल्युएशन हमेशा चलता रहता है। ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के साथ में होता है। एवेल्युएशन गोज ऑन, एवेल्युएशन चलता रहता है अलोंग विद टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। जब आपकी टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस चल रही है ना तो एवेल्युएशन हमेशा चलता रहता है। जैसे एक बात बताओ मुझे, ध्यान से सुनना, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैंने आपको टेंस टॉपिक पढ़ा दिया, तो टेंस टॉपिक पढ़ाने के बाद में मैं आपको एवेल्युएट करूँगा और मैं ये पता लगाऊंगा कि आपको कितना समझ में आया है और कितना समझ में नहीं आया है। उसके बाद में मैं आपको पैसिव वॉइस पढ़ाऊँगा,
पैसिव वॉइस पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको एवेल्यूएट करूंगा और फिर मैं पता लगाऊंगा कि आपको मैंने जो पैसिव वॉइस पढ़ाया है वो कितना समझ में आया है और कितना समझ में नहीं आया। उसके बाद अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा इनडायरेक्ट स्पीच में, फिर से आपको एवेल्यूएट करूंगा, आपका मूल्यांकन करूंगा और ये पता लगाऊंगा कि आपको कितना इनडायरेक्ट स्पीच आया है और कितना इनडायरेक्ट स्पीच नहीं आया है। तो एवेल्यूएशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जो टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस के साथ साथ चलती है। अच्छा, पर्पस ऑफ एवेल्यूएशन, एवेल्यूएशन के उद्देश्य क्या होते हैं, आखिरकार एवेल्यूएशन किया क्यों जाता है। सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब जानते हो, निदानात्मक। ये एक मेडिकल का वर्ड होता है, आपने बहुत सुना होगा इस वर्ड को, डायग्नोस्टिक सेंटर। डायग्नोस्टिक सेंटर देखे होंगे आपने, जो जांच केंद्र होते हैं। तो एवेल्यूएशन का सबसे पहला उद्देश्य होता है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस, डायग्नोसिस का मतलब जांच करना। एक बात बताओ मुझे, मैंने आपको टेंस टॉपिक पढ़ाया और टेंस टॉपिक पढ़ाने के बाद में फिर मैंने आपको एवेल्यूएट किया। एवेल्यूएट करने के बाद में मुझे पता चला कि इस बच्चे को टेंस टॉपिक समझ में नहीं आया है। जब इस बच्चे को टेंस टॉपिक समझ में नहीं आया है तो अब मेरा क्या काम होना चाहिए, मुझे आपको दोबारा से टेंस टॉपिक पढ़ाना चाहिए या मुझे ये जांच करनी चाहिए कि आपको टेंस टॉपिक समझ में क्यों नहीं आया है, क्या कारण है इसका, एक सही तरीका क्या हो सकता है। तो आप बोलोगे सर सही तरीका ये हो सकता है कि पहले आप जांच करो कि अगर टेंस टॉपिक समझ में नहीं आया है तो आखिरकार टेंस टॉपिक समझ में क्यों नहीं आया है, कारण क्या है। ऐसे तो मैं आपको टेंस टॉपिक एक बार पढ़ाया, आपको एवेल्यूएट किया, आपका मूल्यांकन किया और मुझे पता चला कि आपकी समझ में नहीं आया है, मैंने आपको दोबारा टेंस पढ़ा दिया। अब दोबारा टेंस पढ़ा दिया, मैंने आपका फिर से मूल्यांकन किया, आपके फिर से 0 नंबर आ रहे। मैंने तीसरी बार टेंस पढ़ा दिया, मैंने फिर से आपको एवेल्यूएट किया, आपका मूल्यांकन किया, फिर से आपके 0 नंबर आ रहे। तो एक बात बताओ, ऐसे तो मैं कितना भी टेंस आपको पढ़ाता रहूँगा, उससे क्या फ़ायदा होने वाला है। फिर बाद में मुझे पता चला कि इस बच्चे को टेंस पढ़ाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि इसको तो लिखना और पढ़ना ही नहीं आता। जब आपको लिखना और पढ़ना नहीं आता तो भले ही मैं 300 बार आपको टेंस पढ़ा दूँ तो भी समझ में नहीं आएगा टेंस। तो इसका मतलब ये है कि एक प्रॉपर तरीका ये होता है कि जब मैंने आपको पढ़ाया और पढ़ाने के बाद में जब मैंने आपका एवेल्यूएशन किया, आपका मूल्यांकन किया और मुझे मूल्यांकन में पता चला कि आपके नंबर कम आ रहे हैं उस टॉपिक में, तो फिर मेरा दूसरा स्टेप ये है कि मैं आपका डायग्नोसिस करूँगा, मैं आपकी जांच करूँगा कि आखिरकार आपके इस टॉपिक में नंबर क्यों आ रहे हैं। आखिरकार कमजोरी इस टॉपिक में ही है या ऐसा तो नहीं है कि कमजोरी किसी दूसरे पहलू पे है और उस पहलू की वजह से आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर दूसरे पहलू पे है तो फिर मुझे काम उस दूसरे पहलू पे करना पड़ेगा ना। फिर टेंस टॉपिक पढ़ाने से बार बार क्या फ़ायदा, कितना भी टेंस पढ़ाते रहना, जब कमजोरी दूसरी जगह है तो वो जब तक दूसरी कमजोरी सही होगी, जब तक दूसरी वाली कमजोरी सही नहीं होगी तब तक टेंस पढ़ने का क्या फ़ायदा होगा आपको। तो इसीलिए इवेल्युएशन जरूरी हो जाता है कि हम सबसे पहले क्या करें बताइए, डायग्नोसिस करें, क्योंकि डायग्नोसिस तभी कर पाएंगे जब हम बच्चे को पहले इवेल्युएट करेंगे। डायग्नोसिस क्या होता है, डायग्नोसिस का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफिकल्टीज, कठिनाइयों की पहचान करना, वीकनेस, कमजोरियों की पहचान करना ऑफ द स्टूडेंट्स की ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन, जब हमारा इंस्ट्रक्शन चल रहा है उस दौरान, जब मैं बच्चे को पढ़ा रहा हूँ उसी दौरान मुझे ये पता लगाना है कि इस बच्चे की कमजोरी क्या है और इस बच्चे को कहाँ कहाँ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, इसकी पहचान करनी पड़ेगी मुझे। एक बात बताओ, ध्यान से सुनना। सपोज दैट कि मैं बीमार हूँ और मैं किसी डॉक्टर के पास में दिखाने के लिए गया। जब मैं डॉक्टर के पास दिखाने के लिए गया तो डॉक्टर ने मुझे जैसे ही देखा, ट्रीटमेंट किया मेरा और मुझे मेडिसिन दे दी। मैंने उसे बता दिया सर मेरी ये प्रॉब्लम्स हैं, उसने मुझे ट्रीटमेंट दे दिया, उसने मुझे मेडिसिन दे दी, मैं घर आ गया। मैंने 8 दिन 10 दिन वो मेडिसिन ली लेकिन मुझे कोई रिलीफ नहीं मिला। जब मुझे कोई रिलीफ नहीं मिला तो उसके बाद में जब मैं वापस उस डॉक्टर के पास जाऊंगा तो एक बात बताइए, वो डॉक्टर मुझे दोबारा से मेडिसिन दे देगा या सबसे पहले मेरी जांच करेगा। दोस्त, वो सबसे पहले मेरी जांच करेगा और वो ये पता लगाएगा कि आखिरकार मेरी प्रॉब्लम कहाँ आ रही है जिसकी वजह से वो टैबलेट्स जो उसने मुझे दिए वो काम नहीं कर रही हैं। वो ये पता लगाएगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी टैबलेट चल रही है बुखार की और मुझे बुखार नहीं, मुझे बीमारी कोई दूसरी है। तो बताओ फिर मुझे कितनी भी बुखार की टैबलेट देते रहना, उससे कोई फ़ायदा नहीं होना, बीमारी तो दूसरी है ना मेरे। तो सबसे पहले वो ये जांच करेगा कि आखिरकार इसको परेशानी कहाँ है और उस परेशानी के हिसाब से फिर वो मुझे ट्रीटमेंट करेगा, तभी जाके तो वो ट्रीटमेंट असरदार होगा। तो इसका मतलब जब मैं बच्चे को पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाते समय मैं उस बच्चे को एवेल्यूएट करूँगा, उसका मूल्यांकन करूँगा और मूल्यांकन करने के बाद में मुझे जब ये पता चलेगा कि इस बच्चे की चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो फिर मुझे उस बच्चे का डायग्नोसिस करना पड़ेगा और ये पता लगाना पड़ेगा कि आखिरकार ये बच्चे की समझ में चीज़ें क्यों नहीं आ रही हैं, कमजोरी कहाँ है इस बच्चे की।
उसको दिक्कत कौन सी जगह आ रही है, ताकि मैं उसकी दिक्कत को सही कर पाऊँ और उसकी दिक्कत को सही करके उसे अपनी लर्निंग प्रोसेस के हिसाब से ला पाऊँ। वन ऑफ द मेन एम ऑफ एवेल्युएशन इज टू नो, एवेल्युएशन का एक दूसरा उद्देश्य ये भी होता है, इफ देयर इज एनी चांस ऑफ इंप्रूवमेंट, कि सुधार की गुंजाइश है इन द हार्मर, डायग्नोसिस इन द हार्मर इन द स्टूडेंट्स। हमारे एवेल्युएशन का दूसरा उद्देश्य ये भी होता है कि हम ये पता लगा पाएँ कि क्या स्टूडेंट के अंदर या जो हमारा लर्नर है उसके अंदर सुधार की कोई गुंजाइश है, उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता। एक बात बताओ, किसी डॉक्टर को पता चल गया कि सामने वाले पेशेंट के कैंसर है। अगर सामने वाले पेशेंट के कैंसर है तो अब कैंसर तो काफ़ी स्टेज की होती है। जब काफ़ी स्टेज की होती है तो सबसे पहले वो डायग्नोसिस करके यही तो पता लगाएगा कि इसको कैंसर किस स्टेज की है। अगर उसे पता चला कि पहले स्टेज की है तो वो आपको टैबलेट देके भी काम चला सकता है, सही हो सकता है। अगर वो दूसरी स्टेज की है तो फिर वो कीमो वगैरह चढ़ाता है, जो भी उसका ट्रीटमेंट होता है वो करता है। अगर जो आपकी कैंसर है वो तीसरे स्टेज की है तो फिर डॉक्टर हाथ जोड़ देता है कि भैया इसको ले जाओ, मैं इसमें कोई सुधार नहीं कर पाऊंगा, अब तो जब तक सेवा हो जाए तब तक इस इंसान की सेवा कर लो। तो इसका मतलब डायग्नोसिस इसलिए करता है डॉक्टर ताकि उसे ये पता चल जाए कि वो उस पेशेंट के अंदर कोई सुधार कर सकता है या नहीं कर सकता, सुधार करना उसके कंट्रोल में है या उसके कंट्रोल से बाहर निकल गया है, अब उसमें कोई इंप्रूवमेंट हो ही नहीं सकता, इसीलिए तो डायग्नोसिस किया जाता है। ऐसे ही स्टूडेंट का भी डायग्नोसिस किया जाता है ताकि टीचर को ये पता चल जाए कि आखिरकार उस बच्चे के अंदर कोई सुधार हो सकता है या कोई सुधार नहीं हो सकता। जैसे अभी आप मेरे साथ में पढ़ रहे हो, ठीक है, अब मेरे साथ में मेरी बैच के अंदर 200 बच्चे बैठे हुए हैं। अगर मेरे बैच के अंदर 200 बच्चे बैठे हुए हैं, अब उन 200 बच्चों को मैंने टेंस टॉपिक पढ़ा दिया। टेंस टॉपिक पढ़ाने के बाद में मैंने उन बच्चों को एवेल्युएट किया और एवेल्युएट करने के बाद मुझे पता चला कि इसमें से 20 बच्चे ऐसे हैं या 10 बच्चे ऐसे हैं जिनके टेंस में नंबर नहीं आए हैं सही। तो अब मैं उन बच्चों को एवेल्युएट करूंगा, उनकी जांच करूंगा कि इनके सही नंबर क्यों नहीं आए हैं। अब जांच करने के दौरान डायग्नोसिस जब मैंने उनका किया तो मुझे पता चला कि ये जो बच्चे हैं ना, इन बच्चों को तो लिखना ही नहीं आता, इन बच्चों को तो पढ़ना ही नहीं आता। अब जब एक बात बताओ, उनको लिखना ही नहीं आता, पढ़ना ही नहीं आता, तो आपको लगता है कि वो टेंस कभी समझ पाएंगे? मैं एक बार क्या, अगर 20 बार भी उनको टेंस करा दूँ ना तो भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अब तो सबसे पहली ज़रूरत यह है कि उनको लिखना और पढ़ना सिखाया जाए। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं अपने 200 बच्चों की क्लास का माहौल ख़राब थोड़ा ना करूँगा, मैं उनको लिखना और पढ़ना थोड़ा ना सिखाऊंगा। मैं उन बच्चों से कहूँगा भाई तेरे हाथ जोड़ूँ, तो किसी दूसरी LKG UKG में जा, पहले वहाँ लिखना और पढ़ना सीख किया, उसके बाद मेरे पास में आना, फिर मैं तुझे सिखाऊंगा कि टेंस कैसे पढ़ाए जाते हैं। यही तो होगा। तो मुझे डायग्नोसिस करने से ये पता चल गया कि मैं इस बच्चे के अंदर सुधार कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। हाँ, अगर उस बच्चे को लिखना और पढ़ना आता है तो फिर मतलब फिर मेरा काम है कि मैं इसमें कैसे भी करके सुधार करूँ और इस बच्चे को टेंस सिखाऊँ। लेकिन अगर उस बच्चे को लिखना और पढ़ना ही नहीं आता तो अब तो मेरे सुधार की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि मैं अब इस क्लास में बच्चे को लिखना और पढ़ना तो नहीं सिखा सकता। अब तो उस बच्चे को मुझे LKG या UKG में भेजना पड़ेगा और वहाँ जाके वो लिखना और पढ़ना सीखेगा, तब जाके मेरे पास आएगा, तब जाके मैं उसे टेंस सिखा पाऊंगा। तो इसलिए किया जाता है डायग्नोसिस, ताकि हमें यह पता चल जाए कि बच्चे के अंदर सुधार की कोई गुंजाइश है या नहीं है। डायग्नोसिस हेल्प्स द टीचर इन रेमेडियल टीचिंग। तो डायग्नोसिस जो होता है ना, वो टीचर की रेमेडियल टीचिंग में भी हेल्प करता है। रेमेडियल टीचिंग का मतलब जो एवेल्युएशन है उसके बाद में जब हम बच्चे को पढ़ाएंगे, मूल्यांकन के बाद में जब हम बच्चे को पढ़ाएंगे तो उसमें मदद करता है। अगर बच्चे को टेंस में प्रॉब्लम है तो फिर बच्चे को टेंस पढ़ाऊंगा। अगर मुझे पता चला कि बच्चे को लिखने पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है तो बच्चे को लिखना पढ़ना सिखाओ पहले। तो जो हम रेमेडियल टीचिंग कराते हैं ना, उस रेमेडियल टीचिंग में हेल्प करता है कौन, बताइए, हमारा डायग्नोसिस। ठीक है भाई, चलो। तो देखो, मूल्यांकन का एक उद्देश्य यह होता है कि यह जानना होता है कि क्या नुकसान पहुंचाने वाले में सशक्तिकरण की कोई संभावना है, मतलब उसमें सुधार की कोई गुंजाइश है। निदानात्मक शिक्षक को उपचारात्मक शिक्षण में मदद करता है। अच्छा, दूसरा इसका पर्पस क्या होता है, प्रेडिक्शन। क्या होता है बताइए, प्रेडिक्शन। अब प्रेडिक्शन क्या होता है, मुझे किसी बच्चे के बारे में भविष्यवाणी करनी है। एक बात बताओ, मैं किसी भी बच्चे के बारे में प्रेडिक्शन कब कर सकता हूँ, जब मैं उस बच्चे को जानता हूँ या नहीं जानता। जब तक मैं किसी बच्चे का एवेल्युएशन नहीं करूंगा, जब तक मैं मूल्यांकन नहीं करूंगा, तो मैं कैसे कह सकता हूं कि ये बच्चा भविष्य में जाके क्या कर सकता है। एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको ये बात समझाता हूं, ध्यान से सुनिए। एक बच्चा है मेरे पास में, मैंने उस बच्चे को पढ़ाया नहीं, उस बच्चे ने टेंथ पास आउट की और टेंथ पास आउट करने के बाद में वो सीधा मेरे पास में आया, मैं उस बच्चे को नहीं जानता हूँ, ठीक है। और उसने आकर के मेरे से कहा कि सर मुझे 11th में कौन सी सब्जेक्ट लेनी चाहिए। मैंने कहा यार देख, आर्ट्स में तो कोई स्कोप है नहीं, अब आर्ट्स तो लगभग लगभग ख़त्म ही हो चला, आजकल स्कोप है भाई साइंस में, तू साइंस ले और साइंस लेके पढ़।
उसने मेरे से कहा गुरुजी सुन तो लो। मैंने कहा बता। तो उसने मेरे से कहा गुरुजी मेरे मैथ्स में नंबर आए हैं 36। मैंने वेरी गुड बेटा। फिर उसने कहा गुरुजी साइंस में नंबर आए हैं 38। मैंने बेटा और भी अच्छी बात है ये तो। उसने कहा सर इंग्लिश में नंबर आए 99। उसने मेरे से कहा सर मेरे जीके में एसएस में नंबर आए हैं 96। अब बताओ मैं उस बच्चे से क्या कहूँ कि तू साइंस लेके पढ़? नहीं सर, मैं कहूँगा बेटा सुन, भाड़ में जाए साइंस, अब तुझे क्या लेके पढ़नी है बताइए? आर्ट्स। समझ में आया? तो अगर मुझे किसी बच्चे के बारे में प्रेडिक्शन करनी है, किसी बच्चे के बारे में भविष्यवाणी करनी है, तो बताइए मैं भविष्यवाणी कब कर सकता हूँ? मैं तभी कर सकता हूँ जब मैंने उस बच्चे को एवेल्यूएट किया हो, जब मैंने उस बच्चे का मूल्यांकन किया हो। जब तक मैंने उस बच्चे का मूल्यांकन नहीं किया, मैं कैसे कह सकता हूँ कि ये बच्चा किस फील्ड में आगे जाने वाला है? बता ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है सर। ठीक है ना? तो अगर किसी बच्चे की प्रेडिक्शन करनी है, भविष्यवाणी करनी है, तो उसके लिए हमें बताइए बच्चे का एवेल्यूएशन करना पड़ेगा। एवेल्यूएशन हेल्प्स द टीचर, एवेल्यूएशन टीचर की मदद करता है टू नो, जानने में, द एबिलिटीज एंड एप्टीट्यूड अमॉन्ग द स्टूडेंट्स, कि बच्चों का एबिलिटी क्या है और बच्चों का एप्टीट्यूड क्या है। एवेल्यूएशन मदद करता है बच्चे की एटीट्यूड के बारे में जानने में और बच्चे के एप्टीट्यूड के बारे में जानने के। अब बात ये आती है सर दो वर्ड आ गए हमारे, एक तो आ गया एटीट्यूड और एक वर्ड आ गया एप्टीट्यूड। बताइए एटीट्यूड में और एप्टीट्यूड में क्या फ़र्क होता है? वैसे मैंने लिखा हुआ है नीचे, बताइए एटीट्यूड में और एप्टीट्यूड में क्या फ़र्क होता है? देखो, अगर मैं एटीट्यूड की बात करूं ना, तो एटीट्यूड का मतलब होता है द क्वालिटी आफ्टर लर्निंग, एक ऐसी क्वालिटी जो सीखने के बाद में आती है, वो आपका एटीट्यूड होता है। एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? एप्टीट्यूड का मतलब होता है द क्वालिटी बाई बर्थ, एक ऐसी क्वालिटी जो आपको जन्म से मिली है, वो अपना एप्टीट्यूड होता है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बिना एफर्ट्स के ही वो चीज़ें बाई बर्थ जेनेटिक मिल जाती हैं। अब वो क्वालिटी जो उसको जेनेटिक मिली है, बाई बर्थ मिली है, जिसके लिए उसने कोई एफर्ट्स नहीं किए, वो चीज़ उसका एप्टीट्यूड है। और एक ऐसी चीज़ जिसको पाने के लिए उस बच्चे ने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत की है और मेहनत करने के बाद में उसने वो चीज़ सीखी है, वो उसका एटीट्यूड है। वो उसका क्या है बताइए? एटीट्यूड। आपने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे जो बाई बर्थ, तो मैं बताया उनका जो बॉडी शेप होता है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत अच्छा होता है, मसल्स वगैरह बहुत शानदार होती हैं। उन्होंने कभी जाकर के जिम में एफर्ट्स नहीं किए, लेकिन उनकी बॉडी शेप बहुत शानदार है, तो वो उनकी बाई बर्थ है, मतलब वो उनका एप्टीट्यूड है। एक आदमी ऐसा होता है जो तुम्हें पता है मेरी तरह बिल्कुल पतला दुबला पतला सा आदमी, और वो किसी जिम सेंटर में गया और जिम सेंटर में जाकर के उसने तुम्हें पता है 2 घंटे 3 घंटे 5 घंटे मेहनत की पर डे के हिसाब से, और 5 साल बाद 6 साल बाद जब उसकी एक अच्छी शेप निकल के आई, बॉडी शेप, तो वो जो उसने पाई है ना बॉडी शेप, वो उसका क्या है बताइए? एटीट्यूड। क्योंकि वो बाई बर्थ नहीं मिली उसे, उसके लिए उसने एफर्ट्स किए हैं, तो वो उसका एटीट्यूड है। तो किसी भी बच्चे के अंदर क्या एटीट्यूड है और किसी भी बच्चे के अंदर क्या एप्टीट्यूड है, इसको जानने में मदद करता है एवेल्यूएशन। आपने देखा होगा आजकल जो हमारे क्लासरूम्स होते हैं ना, उन क्लासरूम्स में बच्चों को तरह तरह की एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। हमें लगता है कि यार क्या मतलब है इस चीज़ का? अरे मेरे भाई सुनो, दुनिया में सिर्फ पढ़ना ही एक काम नहीं है, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं करने के लिए। आप आजकल देखो सोशल मीडिया का ज़माना चल रहा है, छोटे छोटे से बच्चे आपने देखे होंगे, बिल्कुल छोटे छोटे से बच्चे, एक 3 साल का बच्चा और वायरल हो गया, खतरनाक डांस कर रहा है। अब एक बात बताइए, डांस करने के लिए वो कोई डांस क्लास ज्वाइन की थी क्या उसने? नहीं सर। तो वो तो उसे बाई बर्थ मिला है ना, तो वो उसका एप्टीट्यूड है। और एक आदमी ऐसा है जो डांस क्लासेस गया, डांस क्लासेस में जाके उसने स्टेप सीखे, एक कोच हायर किया, उसके बाद में उसने डांस सीखा, तो बताइए वो डांस उसका क्या हो जाएगा? एटीट्यूड हो जाएगा। तो अब होता क्या है कि हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, बच्चे के एप्टीट्यूड को ध्यान ना देते हुए हम उसे पढ़ाने में, एक बात बताइए, किसी इंसान की आवाज़ बहुत अच्छी है तो उसको सिंगर होना चाहिए। अगर विराट कोहली अगर विराट कोहली को उसके माता पिता ने सिर्फ पढ़ने के लिए छोड़ दिया होता तो क्या आज विराट कोहली का नाम होता? नहीं सर। उसको पता था कि इसका एप्टीट्यूड है क्रिकेट, इसे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, तो विराट कोहली को देखो आज क्रिकेट के फील्ड में। अगर मैं बात करूं कपिल शर्मा की, तो कपिल शर्मा जो है ना, अगर उसके माता पिता ने उसे पढ़ाई के लिए फोर्स किया होता तो मैं लगता है कि आज वो इतना नाम कर पाता पढ़ाई में, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसका एप्टीट्यूड था कॉमेडी करना, वो उसे बाई बर्थ मिला था, जेनेटिक था,
तो आज देखो वो कॉमेडी में कितना बड़ा नाम कमा लिया उसने। तो हम लोग क्या करते हैं पता है, अपने एप्टीट्यूड को छोड़ करके, जो हमारे अंदर बाई बर्थ एबिलिटी दी है उसको छोड़ करके हमारे माँ बाप हमें दूसरे कामों में लगा देते हैं। इससे हमारा जो एप्टीट्यूड बाई बर्थ जो क्वालिटी आई है वो भी खत्म हो जाती है और उतना हम दूसरे काम को बेहतर कर नहीं पाते। तो एक टीचर का काम होता है कि वो बच्चे के एप्टीट्यूड को पहचाने कि उसके अंदर क्या एप्टीट्यूड है, बाई बर्थ उसके अंदर क्या क्वालिटी है, और उसके हिसाब से फिर उसको टीचिंग कराए। तो ये अपने आप में कहलाता है क्या, बताइए, एप्टीट्यूड। तो प्रेडिक्शन करने के लिए भी हमें किसकी जरूरत पड़ती है, बताइए, एवेल्युएशन की, मूल्यांकन की। अगला आता है सिलेक्शन। अगर मुझे किसी बच्चे को सेलेक्ट करना है, जैसे एक बात बताइए, आपका रीट में सिलेक्शन होना है तो सिलेक्शन के लिए क्या प्रोसेस है, एवेल्युएशन। आपका पहले एक एग्जाम होगा, एग्जाम आप क्रैक करोगे तो आप सेलेक्ट होंगे, नहीं होगे तो नहीं होगा। एक बात बताइए, कोई बच्चा 9th में पढ़ता है, मुझे उसे 10th क्लास के लिए सेलेक्ट करना है, क्या प्रोसेस है, एवेल्युएशन। पहले उसका एवेल्युएशन करूंगा, अगर वो 10th में जाने लायक है तो मैं उसको 10th में ले लूँगा, अगर जाने लायक नहीं है तो फिर उसको 9th में ही पढ़ाऊँगा दोबारा से। तो अगर हमें किसी भी इंसान को सेलेक्ट करना है, अच्छा एक बात बताओ, किसी भी इंसान का मुझे प्रमोशन करना है, मेरे पास में 10 एम्प्लॉई हैं, ठीक है, अगर 10 एम्प्लॉई हैं और उनमें से मुझे किसी एक का प्रमोशन करना है तो मैं क्या करूँगा, एवेल्युएट करूँगा सर उनको, देखूंगा कि इनमें से टाइम से कौन आता है, मेरी कंपनी के लिए ना ज़्यादा फेथफुल इंसान कौन सा है, कंपनी के बारे में ज़्यादा कौन सोचता है, ज़्यादा मेहनत कौन करता है, मैं उसको देखूंगा, सभी को एवेल्युएट करूंगा और जो मुझे लगेगा उसको उठा के उसका प्रमोशन कर दूंगा। तो अगर हमें किसी को सेलेक्ट करना है, चाहे वो प्रमोशन के लिए सेलेक्ट करना हो, चाहे हमें किसी हायर क्लास में सेलेक्ट करना हो, तो बताइए हमें क्या करना होगा, उसका एवेल्युएशन करना पड़ेगा सर। एवेल्युएशन हेल्प्स द टीचर, एवेल्युएशन टीचर की मदद करता है इन सेलेक्टिंग द स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करने में, फॉर हायर क्लास या तो हायर क्लास के लिए, एंड फॉर प्रमोशन इन द नेक्स्ट लेवल या फिर अगले स्तर पर प्रमोशन करने के लिए। अगला आता है गाइडेंस। एक बात बताओ, अगर मुझे किसी को गाइडेंस देना है, सही मार्गदर्शन देना है कि उसको आगे चल के लाइफ में क्या करना चाहिए, उसे लाइफ में आगे क्या करना चाहिए, कौन सा कोर्स लेना चाहिए, कुछ कैरियर की तरफ जाना चाहिए, तो कब कर पाऊंगा ये, जब मैं उसको एवेल्युएट करूंगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, याद करो आप, किसी इंसान को शौक है सिंगिंग का और मैं उसे कह रहा हूँ कि तू क्या कर, पढ़ ले, आरएएस का एग्ज़ाम दे ले। अरे उसका शौक ही नहीं है आरएएस का एग्ज़ाम, उसका पढ़ने में दिल ही नहीं है मेरे भाई, उसको सिंगिंग पसंद है, तो उसके हिसाब से उसे देखो ना और प्रॉपर गाइडेंस दो। अगर किसी को सिंगिंग का शौक है तो उसे गाइडेंस करो कि भाई तू सिंगिंग के लिए ट्राई कर। अगर किसी को तुम्हें लग रहा है कि डांसिंग का शौक है तो उसे गाइडेंस करो कि वो डांसिंग के लिए ट्राई करेगा। अगर आपको लग रहा है कोई बच्चा पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है, उसकी मैथ्स बहुत अच्छी है, तो आप उसे गाइडेंस करो कि आईआईटी करो, नीट करो, जेआरएफ करो। अच्छा, अगर आपको लग रहा है कि कोई बच्चा ऐसा है जो कि जिसकी आर्ट्स बहुत अच्छी है, तो उससे कहो कि भाई बीए ले और बीए कर, एमए कर, उसके बाद में आरएस वगैरह की तैयारी कर। तो आपको ज़रूरी हो जाता है कि अगर किसी को प्रॉपर गाइडेंस देना है, सही मार्गदर्शन देना है, तो सही मार्गदर्शन देने के लिए आप सबसे पहले सामने वाले का क्या करें, एवेल्युएशन। एवेल्युएशन हेल्प्स द टीचर, एवेल्युएशन टीचर की मदद करता है इन मेकिंग द राइट डिसीजन, सही निर्णय लेने में, अबाउट द कैरियर, कि उसे कैरियर में आगे क्या करना चाहिए, कौन सा कोर्स लेना चाहिए स्टूडेंट को। तो इसमें जो हेल्प करता है वो कौन करता है, बताइए, गाइडेंस में एवेल्युएशन। अगला आता है ग्रेडिंग। एक बात बताइए, अगर मुझे किसी बच्चे को ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड देनी है तो उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, एवेल्युएशन। तो एवेल्युएशन हेल्प्स द टीचर, एवेल्युएशन टीचर की मदद करता है फॉर असाइनिंग द ग्रेड्स, ग्रेड्स प्रोवाइड कराने में फॉर द स्टूडेंट को। आपने देखा होगा ए ग्रेड आती है, ए प्लस ग्रेड आती है, फिर ए ग्रेड आती है, फिर बी ग्रेड आती है, फिर सी आती है, फिर डी ग्रेड आती है। ये किसके हिसाब से होता है, बच्चे का एवेल्युएशन करते हैं, उसके नंबर्स देखते हैं और उसके हिसाब से फिर उसको हम ग्रेड असाइन करते हैं। तो अगर हमें किसी को ग्रेड्स असाइन करनी है तो उसके लिए हमें सामने वाले का क्या करना होता है, एवेल्युएशन करना होता है। गॉट इट मेरे भाई। चलिए, अगला आता है आपका टाइप्स ऑफ एवेल्युएशन। क्या आता है बताइए, टाइप्स ऑफ एवेल्युएशन। एवेल्युएशन कितने प्रकार का होता है, एवेल्युएशन कितने प्रकार का होता है, यहां तक एक बार देखिए, मैं आपको भी बताता हूं। देखो, जब हम टाइप्स ऑफ एवेल्युएशन की बात करते हैं, मूल्यांकन के प्रकार की बात करते हैं, तो जो हमारा एवेल्युएशन होता है ना, वो दो टाइप का होता है। एक होता है फॉर्मेटिव और एक होता है समेटिव। एक होता है फॉर्मेटिव और एक होता है समेटिव। जो हमारा फॉर्मेटिव एवेल्युएशन होता है, इसी का नाम होता है इंटरनल एवेल्युएशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एवेल्युएशन। और जो हमारा समेटिव एवेल्युएशन होता है, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल एवेल्युएशन। इंटरनल, एक्सटर्नल। आप दूसरी भाषा में इसको ऐसे समझ सकते हो,
जहाँ आपकी जो कॉपीज़ होती हैं ना, वो स्कूल में ही और जिसने आपको पढ़ाया है उसी टीचर के द्वारा अगर चेक की जा रही हैं, तो आप उसको इंटरनल का नाम दे सकते हो, ठीक है। और जहाँ जिस टीचर ने आपको पढ़ाया है वो आपकी कॉपियाँ चेक नहीं करेगा, आपकी कॉपीज़ बाहर जाएंगी चेक होने के लिए, जैसे बोर्ड वगैरह में जाती हैं, तो वो अपने आप में क्या होता है, एक्सटर्नल एवेल्युएशन। क्या होता है, एक्सटर्नल एवेल्युएशन। आप इस तरीके से इन दोनों को समझ सकते हो। तो दो तरह का एवेल्युएशन हो गया, एक हो गया फॉर्मेटिव और एक हो गया समेटिव, दो तरह का हो गया। एक काम करते हैं, इस फॉर्मेटिव एवेल्युएशन और समेटिव एवेल्युएशन को हम लोग अगली क्लास में देखते हैं, ठीक है भाई। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक आप मस्त रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।